जो है क्या कहते हैं उसे, सैंपल आप जब प्रोसेस करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि सैंपल प्रोसेस सैंपल बेसिकली क्या होता है कि वो आपके पास एक फिल्ट्रेट आ जाता है। ठीक है, फिल्ट्रेट क्या होता है कि जिसमें सिवाय वायरस के और कोई कंटेमिनेंट होने के चांसेस तकरीबन ना होने के बराबर होते हैं। ठीक है, तो अब वो फिल्ट्रेट मैंने जैसे बताया था कि आपने क्या करना है उसको, वो आपके पास आगे फिर होती हैं तीन चॉइसेस होती हैं कि आप या तो एग में इनोकुलेट कर लें, एम्ब्रियोनेटेड एग नॉट टेबल एग, और फिर आप या सेल कल्चर में इनोकुलेट करें, और फिर थर्ड ऑप्शन होता है कि एनिमल इनोकुलेशन, लेबोरेटरी एनिमल में इनोकुलेट करना। तो ये सब इनकी अपनी अपनी सिग्निफिकेंस है। तो आज का जो बेसिकली लेक्चर है वो है वायरस replication, sorry, virus inoculation and then replication in embryonated chicken eggs। तो इसमें आप थोड़ा सा पढ़ेंगे कि बिफोर 1950s 1950 से पहले जो मोस्टली वायरोलॉजिस्ट थे वो वायरस को ग्रो करने के लिए एक्सक्लूसिवली एम्ब्रियोनेटेड एग्स ही यूज़ करते थे। उस वक्त सबसे बेहतर जो कह लें ऑप्शन था वायरस की ग्रोथ के लिए वो एग ही थे। ठीक है, फिर 1950 के बाद सेल कल्चर की टेक्निक इंट्रोड्यूस हुई और उसने काफ़ी हद तक एग्स इनोकुलेशन को रिप्लेस कर दिया। लेकिन आज भी कुछ वायरसेस जो हैं जिनको हम कहते हैं एवियन वायरसेस, ठीक है, एवियन वायरसेस जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस है, न्यूकासल डिजीज वायरस है, और इसी तरह कुछ और जो एवियन ओरिजिन बर्ड ओरिजिन के वायरसेस हैं या चिकन के जो वायरसेस हैं उनको ग्रो करने के लिए एग्स जो हैं चिकन के एग्स दे आर प्रेफर्ड। ठीक है, ये काफ़ी कह लें चीपर है। मोस्टली जो वायरोलॉजी लैब हैं उनमें ये इनको इनोकुलेट करना और इसको आगे फिर जो फर्दर प्रोसेसिंग है इसको एग कैंडलर, सॉरी क्या कहते हैं उसे, एग इनक्यूबेटर्स होते हैं। तो वो आपको शायद मैंने लैब में दिखाए भी थे जब इंट्रोडक्टरी क्लास थी पिछले सेमेस्टर में। तो कहने का मकसद है कि ये इसका जो सेटअप है इतना ज़्यादा डिमांडिंग नहीं है एज़ कम्पेयर टू सेल कल्चर। सेल कल्चर के लिए आपको अच्छा खासा एक सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट रखना पड़ता है, और फिर वायरस सेल जो सेल कल्चर की कंटेमिनेशन को अवॉइड करने के लिए भी बहुत ज़्यादा सेटअप रिक्वायर्ड होता है। तो एनीवेज एम्ब्रियोनेटेड एग्स दे आर प्रेफर्ड फॉर एवियन ओरिजिन वायरसेस। तो ये आपको बेसिकली एक मैसेज था। अब वायरस की इनोकुलेशन जो करनी है एग में, तो उसके लिए एग का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि एम्ब्रियोनेटेड एग जो है वो कैसा होता है। तो आपके सामने एक इमेज है, मैंने आपके जो नोट्स हैं उसमें भी काफ़ी सारी इमेजेस शेयर की हुई हैं, उनको आप देखें। ये तो एक कह लें आर्टिस्टिक इमेज है, तो उसमें रियल इमेजेस हैं एग की, उनको देखें कि भी कैसे एग नज़र आता है जब आप उसकी कैंडलिंग करें। कैंडलिंग क्या होती है कि आप लाइट जो है थिक लाइट के अगेंस्ट आप एग को ऑब्जर्व करें। तो थिक लाइट जो है उसके लिए स्पेसिफिक एग कैंडलर्स भी होते हैं। अगर वो ना भी हो तो मोबाइल की जो टार्च है उसके अगेंस्ट देखें, प्रेफरेबली इन ए डार्क रूम, तो आपको एग के जो है ना सारे स्ट्रक्चर नज़र आते हैं। तो अब एग के स्ट्रक्चर जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम यानी कि इनक्यूबेशन के बाद वो चेंज होते रहती हैं। अगर डे 1 है, फर्ज करें आज एग्स ले हुए हैं, चिकन ने एग दिए हैं, तो वो उसको आप कहेंगे दैट इज़ आल्दो कि वो फर्टाइल है या अनफर्टाइल है वो एक अलग इशू है। ठीक है ना, लेकिन अगर वो कहें कि उन्होंने फर्टाइल एग रेज किया है उसको, यानी कि मेल फीमेल रेशो फार्म पे है एक, अगर जो टेबल एग होते हैं वो वहाँ पर मेल फीमेल नहीं होते, सिर्फ फीमेल एग यानी कि होती हैं चिकन। तो एनीवेज फर्टाइल एग के लिए सेपरेट एक सेटअप बनाना पड़ता है। तो जो फर्टाइल एग है वो ले होने के बाद जब आप उसको इनक्यूबेट करें एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसकी एक ख़ास ह्यूमिडिटी होती है अबाउट 60% ह्यूमिडिटी। तो ये जो दोनों कंडीशंस हैं नेचुरल एनवायरनमेंट में नॉर्मली नहीं मिलती, या कि वो एग जो है उसके ऊपर वो जैसे देसी इलाकों में आपने देखा होगा कि मुर्गी बैठ जाती है अंडों के ऊपर। तो लैब में ये सिचुएशन प्रोवाइड करने के लिए एग इनक्यूबेटर होते हैं स्पेशली, तो उसमें ह्यूमिडिटी प्रोवाइड की जाती है और ख़ास टेम्परेचर जो कि 37 होता है। तो अगर आप
एग जो मुर्गी दे देती है उसके बाद उसको रख दें इनक्यूबेटर में, तो दैट विल बी कॉल्ड इट्स फर्स्ट डे, डे 0। ठीक है, तो जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे तो उसकी जो है वो ग्रोथ होना शुरू हो जाती है एम्ब्रियो की, तो अप टू 21 डेज वो हैच हो जाता है। तो अब वायरस की इनोकुलेशन के लिए रूट होते हैं डिफरेंट, कैग में किस रूट से इनोकुलेट करें आप वायरस। तो जिस रूट से इनोकुलेट करना हो तो उसके लिए एक स्पेसिफिक डे प्रेफर किया जाता है, क्योंकि उस डे पर जो ये इसके स्ट्रक्चर हैं एग के वो प्रॉपरली फॉर्म्ड हो गए होते हैं। फर्ज करें ये अब आपको एग का मैं दिखा रहा हूँ, ये जो इमेज है इसमें आप देखें सबसे बाहर शेल होता है, एग शेल। ठीक है, शेल के फौरन बाद एक लेयर जो आती है उसको हम शेल मेम्ब्रेन कहते हैं, एग शेल मेम्ब्रेन। तो एग शेल मेम्ब्रेन अगर उसका जो ब्रॉडर एंड है एग का ऊपर करें तो उधर एक एयर सैक भी होती है। कभी आपने अंडा उबाला हो तो आपको एक साइड पे वो नज़र भी आती है एक डिप्रेशन सा, तो एयर सैक। फिर एयर सैक के बाहर जो बाद में जो चीज़ आती है उसको हम कहते हैं कोरियो एलेंटॉइक सैक या सिंपली एलेंटॉइक सैक। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ा कह लें एग में प्रोपोर्शनली एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर कह लें वेस्ट मटेरियल होता है, जो डेवलप हो रहा होता है एम्ब्रियो, उसका जो वेस्ट है वो इधर होता है। फिर अगर आप देख रहे हैं तो ये एम्ब्रियो आपको नज़र आ रहा है, ये ब्लैक सा डार्ट, और ये उसका अपना जो स्ट्रक्चर है एम्ब्रियो का। एम्ब्रियो के फ़ौरन बाद जो एक है कैविटी उसको कहते हैं एमनियोटिक कैविटी, जिसके अंदर जो फ्लूइड है उसको एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। फिर इसी तरह एम्ब्रियो से ही ओरिजिनेट हो रही है एक कैविटी जिसको हम कहते हैं यॉक सैक। तो यॉक सैक, अब ये जो स्ट्रक्चर हैं दे आर क्वाइट एविडेंट व्हेन यू सी अंडर कैंडलिंग प्रोसेस। जब आप कैंडलिंग करें तो ये स्ट्रक्चर आपको नज़र आ सकते हैं, डिपेंडिंग के दिन कौन सा है इंक्यूबेशन का। ये ना हो कि डे 0 पे आप देख रहे हो तो आपको कुछ भी नज़र नहीं आना, 2-3 दिन के बाद हो सकता है आपको हल्का सा आई उसकी नज़र आ रही हो। तो अगेन मैंने आपको इमेजेस शेयर किए हुए हैं, उसमें आप डे टू डे जो डेवलपमेंट है एग की वो आप दे सकते हैं कि आप किस दिन पे क्या चीज़ नज़र आ रही होती है। तो सारी इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करते हुए वायरोलॉजिस्ट दे हैव गिवन सम स्पेसिफिक डेज फॉर डिफरेंट वायरसेस फॉर इनोकुलेशन। ठीक है, तो इसमें आप एक और नोट्स जो मैंने शेयर किए हुए हैं उसमें आप एक टेबल देखेंगे, उसमें लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है वायरस का नाम, जैसे एंडी है न्यूकासल डिजीज वायरस, तो राइट साइड पे रूट लिखे होंगे कि जी ये वायरस जो है आप इसको इस रूट से इनोकुलेट कर सकते हैं। तो अब ये जो स्ट्रक्चर है उसी से ही इनके रूट के भी नाम है। फर्ज करें अब एग एयर सैक में तो कोई भी वायरस इनोकुलेट नहीं करता, एग शेल के ऊपर भी तो कोई नहीं किसी ने करना, ना ही शेल मेम्ब्रेन के ऊपर कोई वायरस इनोकुलेट करता है। जो रूट है वो कौन सा है, सबसे पहले वो अगर हम बाहर से अंदर की तरफ आए तो सबसे पहले ये जो कोरियो एलेंटॉइक सैक है, इट कैन बी वन रूट, तो कोरियो एलेंटॉइक सैक रूट। ठीक है, अब ये जो सैक है इसकी जो मेम्ब्रेन है इसको कहते हैं कोरियो एलेंटॉइक मेम्ब्रेन, इसकी एब्रीविएशन यूज होती है कैम, CAM, कैम, कैम रूट, उसी से ही नाम पड़ गया कैम रूट। तो अब एलेंटॉइक कैविटी ये एक और रूट है, और इसकी जो मेम्ब्रेन के ऊपर वायरस को लगा देना या इनोकुलेट कर देना दैट इज ए सेपरेट रूट, दोनों का पर्पस डिफरेंट है। आल्दो के जब आप कैम रूट से यानी कि इस जगह पे ये जो जिधर मेरा कर्सर है इधर आप वायरस को इनोकुलेट करेंगे तो वायरस जो है वो ग्रो करने के लिए उसको फ्लूइड नहीं चाहिए, उसको तो सेल चाहिए। तो सेल जो है बेसिकली वो इस मेम्ब्रेन के अंदर हैं, कोलियनटाइक मेम्ब्रेन के अंदर सेल हैं, उनमें वायरस ने ग्रो करना है। तो आप चाहे कैम रूट से वायरस लगाएं तो वो वायरस जो है प्रोपेगेट करते करते इस फ्लूइड के अंदर भी जाके वो कह लें मिक्स हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप डायरेक्ट कैविटी में लगाएंगे तो अगेन फ्लूइड ने तो वायरस की ग्रोथ को सपोर्ट नहीं करना, वायरस ने मेम्ब्रेन में ही ग्रो करना है। लेकिन फ़र्क क्या है कि अगर आप कैम रूट से लगाएंगे तो वायरस जो है वो स्पेसिफिक टाइप की लीजन्स प्रोड्यूस करता है जिनको हम कहते हैं पॉक्स। ठीक है, वो उनको हम कहते हैं पॉक्स लीजन्स। तो वो जैसे एगर के ऊपर बैक्टीरिया ग्रो करता है तो कॉलोनीज बनाता है, तो वायरस जब कोरियोलेंटाइक मेम्ब्रेन पे ग्रो करेगा तो वो उधर जो चीज़ बनाता है उसको कहते हैं पॉक्स। तो एक वेल आइसोलेटेड जो
पॉक होता है या लियन होती है, वो समझा जाता है कि ये एक वायरस ने प्रोड्यूस किया है। ठीक है, अगर वायरस बहुत ज़्यादा हो उस फिल्ट्रेट में जो आप इनाकुलेट कर रहे हैं, तो हो सकता है आपको पॉक्स वेल सेपरेटेड नज़र ही ना आए। ठीक है, उसके लिए वायरस को फिर डाइल्यूट करना पड़ता है। तो ये एक जस्ट आपको मैंने मकसद बताया कि वाई देयर आर डिफरेंट सेपरेट रूट्स। तो कैम एक रूट है, फिर कोरियोडेंटाइक सैक रूट है, फिर जैसे मैंने कहा एमनियोटिक कैविटी है तो वो एक डिफरेंट रूट है। यॉर्क सैक में भी लगेगा तो अगेन वो ग्रो यॉर्क सैक की मेम्ब्रेन में करना है उसने। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर जो है ना, ये आपको याद होना चाहिए। आप ये डायग्राम याद कर लें, आपको और इमेजेस शेयर की हुई हैं, उधर से आप इसको ज़रा ड्रा कर, इधर ये जो सामने वाली इमेज इसको ड्रा करना ज़रा आसान है, लाइनें आपको प्रॉपरली नज़र आती हैं। जो रियल इमेजेस हैं उससे ड्रा करना थोड़ा सा टफ होगा, बट एनीवेज जो भी तरीका हो, आपको एग का, एम्ब्रियोनेटेड एग का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, इसके डिफरेंट लेबलिंग हो और रूट्स कौन से हैं। ठीक है, तो अब फर्दर इसमें अब एयर सैक का जो रोल है वो थोड़ा सा ब्रीफली लिखा हुआ है कि क्या करती है कि ये रेस्पिरेशन के लिए एयर ट्रैप होती है, इधर एक गैसवस एक्सचेंज होती है, फिर शेल या शेल मेम्ब्रेन है वो भी एक सपोर्टिव फंक्शन है और बैरियर है बिटवीन दी डेवलपिंग एम्ब्रियो और एनवायरनमेंट। ठीक है, कोरियोलेंटाइक सैक है तो अगेन उस कैविटी के अंदर जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं जो एम्ब्रियो की होती हैं, वो उधर जाकर स्टोर होती हैं। फिर यॉर्क सैक है तो वो न्यूट्रिशन का सोर्स है। एमनियोन जो सून आफ्टर एम्ब्रियो जो एक कैविटी होती है, उसको एमनियोटिक कैविटी होती है, उसके अंदर भी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं। और दूसरा ये फिजिकल डैमेज से भी बचाने का काम करती है एमनियोटिक कैविटी। तो ये जो सारे स्ट्रक्चर हैं ये यू मस्ट अंडरस्टैंड कि इनके क्या फंक्शन होते हैं। फिर ये जो एक पैराग्राफ मैंने ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दिया कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड और 62% ह्यूमिडिटी रिक्वायर्ड होती है जब आप इंक्यूबेट करते हैं। और फिर ये अब कुछ पॉइंट्स हैं, ये 1 2 3 4 लिखे हुए हैं, इनका आपको पता होना चाहिए कि जब आपने वायरस इनोकुलेट करना है तो आपने क्या कौन से बेसिक प्रोसीजर करने हैं। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है कि एग आर कैंडल टू डिटरमिन द पोजीशन ऑफ द एम्ब्रियो। ठीक है, कैंडलिंग का मतलब वही लाइट के अगेंस्ट एग को देखना और देख के उसमें देखना कि आया और गैस करना कि अब ये एग की एज क्या होगी। अगर आपको पता है कि आपने आज कह लें मुर्गी के नीचे से उठाया है या फार्म से लिया है तो और इनको वेट किया तो डे 1 होगा, तो डे 2 3 4 उसको इमेज से या वीडियो से कंपेयर कर लें और उसको ज़रा मेमोराइज करें। ये ज़रा टाइम लगता है इसको समझने में भी, उसके स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले क्या देखना है आपने कि एम्ब्रियो जो है वो अलाइव भी है कि नहीं। अलाइव होगा तो उसको आप हिलाएंगे तो वापस दोबारा अपनी जगह पे आएगा वो। ठीक है ना, वो एक डार्क सा स्पॉट नज़र आना शुरू हो जाता है। तो मकसद है कि मस्ट नंबर 1 यू मस्ट परफॉर्म कैंडलिंग टू डिटरमिन वेदर एम्ब्रियो इज अलाइव और नॉट। ठीक है, अलाइव होगा तो वो एक ओवरऑल एग की जो अपीयरेंस है ऑरेंज कलर की होगी। अगर वो कोई इशू है वो येलो हो जाएगा और फर्दर कोई कंटेमिनेशन हो गई है उसके अंदर कह लें या एम्ब्रियो डेड हो गया तो वो ब्लैक या डार्क ब्राउन सी अपीयरेंस हो जाएगी। ठीक है, फिर आ जाता है कि शेल इज डिसइंफेक्टेड एंड ए होल इज ड्रिल्ड और पंच्ड। अब शेल में होल जो बनाना है वो अगेन डिपेंड करता है कि आपने कौन से रूट से वायरस इनोकुलेट करना है। ठीक है, ये नहीं कि कहीं भी होल कर दें वायरस को इनोकुलेट करने के लिए, वो आपको रूट का पता हो फिर आपने एक होल बनाना है। लेकिन होल करने के लिए आपके पास एक मोटे गेज की नीडल होनी चाहिए। और मेन जो चीज़ है वो कि एग को आपने स्टीरलाइज करना है, उसकी सरफेस को डिसइंफेक्ट करना है विद 70% एथेनॉल कर लें या और कोई जो डिसइंफेक्टेंट है। नंबर 3 पॉइंट, वायरस इज इंजेक्टेड इन द अप्रोप्रिएट एरिया ऑफ ए 5 to 14 days old egg, एम्ब्रियोनेटेड एग, नॉट टेबल एग। ठीक है, तो ये 5 से 14 दिन की जो है ये एक रेंज है। अगेन इसमें होता है कि आपने किस रूट से लगाना है, तो उसका स्पेसिफिक जब ये रूट का मेथड आएगा उधर लिखा होगा कि इतने दिन का एग होना चाहिए। जनरली 5 से 14-15 दिन का एग जो है वो यूज़ होता है फॉर इनोकुलेशन। तो फिर उसके बाद क्या है कि एम्ब्रियो डाइंग 16 to 24 hours after injection is discarded। मीन्स के वायरस आपने फर्ज करे अपने प्रेफर्ड रूट से लगा दिया है और
विद इन 24 आवर अगर वायरस सॉरी जो एम्ब्रियो है वो डेड हो गया है, उसके डेड एम्ब्रियो वाले साइन नज़र आ रहे हैं आपको, तो उसका मतलब क्या है कि ये वायरस ने नहीं किया, ये जो आपने ट्रॉमा दिया है उसको, एग को इंजरी की है उसमें, वो उसकी वजह से वो उसको विदस्टैंड नहीं कर सका और वो किल हो गया है। हाँ, अगर 24 घंटे से लेकर 5 दिन तक अगर वायरस ने एम्ब्रियो को किल किया तो दैट इज़ नेचुरल। वो डिपेंड करता है वायरस की इन्फेक्टिविटी पे कि वायरस जो है वो ग्रो हुआ और उसने किल कर दिया। तो ये किल होना या ना होना, अगेन इट इज़ वन क्राइटेरिया कि वायरस ग्रो हुआ है। फिर कुछ वायरसेस होंगे जो किल नहीं करते लेकिन वो ग्रो कर जाते हैं, तो उनके लिए एक क्राइटेरिया, जैसे मैंने पहले कहा पॉक्स, तो उनके लिए डेफिनेटली रूट भी कैम मेथड होता है। तो कोरियल इंटैक मेम्ब्रेन के ऊपर पॉक्स या लीजन्स, ऐसे जैसे हमारी स्किन पे कैलेफिंसियाँ वगैरह निकल आए तो नज़र आती हैं ना, तो ऐसे ही वो आपको नज़र आएंगी। तो फिर हीमोग्लूटिनेशन एक टेस्ट होता है, ये आप प्रैक्टिकल जो है आगे चलेंगे हम तो उधर पढ़ेंगे। हीमोग्लूटिनेशन डिफरेंट वायरसेस की प्रॉपर्टी होती है, तो हीमोग्लूटिनेशन परफॉर्म करके भी आप चेक कर सकते हैं कि वाकई वायरस में ग्रो हुआ है कि नहीं हुआ। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप, मेथड कोई सा भी हो इनोकुलेशन का उसमें एप्लीकेबल हैं सारे। तो अब जैसे मैंने कहा कि डिफरेंट रूट्स हैं, तो ज़्यादातर जो रूट्स हैं वो होता है नंबर 1 यॉक सैक रूट। तो आप एग की इमेज देख रहे हैं, एक साइड पे एम्ब्रियो है, दूसरी साइड पे आपको यॉक सैक नज़र आ रही है। तो ये तो आर्टिस्टिक इमेज है, रियल में ऐसे नज़र नहीं आती, तो उसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो एनीवेज यॉक सैक रूट है, फिर कोरियो एलेंटॉइक सैक रूट, और कोरियोलेंटाइक सैक से ही रिलेटेड एक और रूट उसको कहते हैं कोरियोलेंटाइक मेम्ब्रेन या कैम रूट। तो अब ये तीनों जो रूट्स हैं, इसके अलावा एक एमनियोटिक रूट भी है, वो अगेन इतना ज़्यादा नहीं यूज़ होता क्योंकि वो एम्ब्रियो के बहुत करीब होता है वो कैविटी, तो उसमें आप यू कैन ईजिली पंक्चर द एम्ब्रियो, जिससे एम्ब्रियो किल हो जाएगा। तो वो बहुत ही ऐसे रेयर वायरसेस होंगे जो एमनियोटिक रूट के अलावा नहीं ग्रो करते, तो उधर ये काम करना पड़ता है, अदरवाइज आप उसको अवॉइड ही करते हैं। तो अब जो आपको पता होना चाहिए वो ये कि रूट कौन से हैं। अब ये जो इसमें इनोकुलेशन का तरीकाकार है, इसको ज़रा इधर ब्रीफली डिस्क्राइब किया है। और एक रूट जो है कोरियो एलेंटाइक सैक रूट, यानी ये वाला जो रूट है, ये ज़रा डिस्क्राइब डिटेल में अगले पेज पे किया है, वो आप उसको पढ़ेंगे तो आपको साथ साथ समझ आएगी। मैं फ़िलहाल आपको ये जो 3 रूट हैं ब्रीफ करके इनको डिस्क्राइब करता हूँ। तो सबसे पहले जो रूट है डिस्क्राइब किया हुआ वो है यॉक सैक इनोकुलेशन, यानी एग यॉक में आपने वायरस इनोकुलेट करना है। तो आपने क्या करना है कि यू विल टेक 5 to 6 day ओल्ड एम्ब्रियोनेटेड एग। अगर आप 6 से ऊपर वाला या 5 से थोड़ी एज वाला एम्ब्रियो लेंगे तो वो हो सकता है उसमें यॉक इतनी अच्छी डेवलप ना हुई हो, ठीक है। तो 5 से 6 दिन वाला एग होगा तो उसमें ये बेस्ट, क्योंकि यॉक है वो जैसे जैसे एम्ब्रियो ने बड़े होते जाना है वो यॉक को यूटिलाइज करता जाएगा, यॉक खत्म होती जाएगी। स्टार्ट है तो यॉक बहुत ज़्यादा होगी, उसकी मेम्ब्रेन इतनी प्रॉपरली नहीं बनी हो। तो एनीवेज 5 to 6 day ओल्ड एम्ब्रियोनेटेड एग आपको चाहिए, जिसको फिर आपने कैंडलिंग करनी है, लाइट के अगेंस्ट चेक करना है कि वाकई एग अलाइव भी है एम्ब्रियो के नहीं। उसके बाद यू विल मार्क द पोजीशन ऑफ एम्ब्रियो एंड एयर सैक। एयर सैक जब आप, ये आपको मैं ज़रा एक इमेज शेयर करने लगा हूँ। तो इसमें आप देख रहे हैं कि एयर सेल कैन बी सीन, एयर सैक कैन बी सीन। ये जो मेरा जिधर कर्सर जा रहा है ये इसकी बाउंड्री है, ये ओवल शेप होती है एग के ब्रॉडर साइड पे एयर सैक। तो जब आपने कैंडलिंग करनी है लाइट के अगेंस्ट तो आपने एयर सैक की बाउंड्री को मार्क कर लेना है, ये एक लैंडमार्क होता है। फिर एम्ब्रियो को लोकेट करना है, एम्ब्रियो ऐसे डार्क सा स्पॉट एक नज़र आएगा, उसको मार्क कर लेना है, ठीक है। तो डिपेंडिंग के रूट कौन सा है, तो फिर आपने जिस जगह पे होल बनाना है, ठीक है, उसको भी मार्क करना है कि मैंने इस जगह पे इनोकुलेट करना है। उसकी वजह यह है कि आप इधर देख रहे हैं कि ये वास्कुलेचर है, ब्लड वेसल्स नजर आ रही हैं। अगर आपने ब्लड वेसल को पंक्चर कर दिया तो अगेन एम्ब्रियो विल डाई। तो मार्क जो करना है ड्रिल से या किसी मोटी गेज की नीडल से, वो
इसीलिए करना है ताकि आप कैंडलिंग के दौरान ही मार्क करते हैं, एम्ब्रियो की लोकेशन मार्क कर लेते हैं, एयर सैक का बॉर्डर मार्क कर लेते हैं, और फिर जो जगह है वो आगे हर रूट के हिसाब से डिफरेंट होगी, लेकिन अगेन वो जगह जो आइडेंटिफाई करके वो भी ऐसी जगह होनी चाहिए कि जहाँ पर वैसल ना हो। तो ये डिफरेंट इमेजेस हैं, उधर आप देखेंगे, ये कैंडलर की एक इमेज है, नज़र आ रही होगी आपको। ये डिफरेंट रूट्स दिखाए गए हैं, और ये अगेन ये कैंडलिंग हो रही है, तो आप देख सकते हैं कि कैसे एग जो है वो रखा हुआ है कैंडलर के ऊपर। ये भी अगेन एयर सैक बड़ी क्लियर नज़र आ रही है, ब्लड वेसल नज़र आ रही है, और ये डार्क स्पॉट एम्ब्रियो नज़र आ रहा है। अगेन ये भी डिफरेंट एज पे एम्ब्रियो की जो होगी अपीयरेंस। तो एनीवेज ये एक एग कैंडलर है जो आपको नज़र आ रहा है, स्टेनलेस स्टील का बना हुआ, पीछे उसके आप करंट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो एनीवेज ये आपको डिफरेंट जो हैं वो रूट्स दिखाए। अब दोबारा मैं वो नोट्स पे आता हूँ। तो बता रहा था यॉर्क सैक रूट। तो यॉर्क सैक रूट में आपने जनाब कैंडलिंग कर ली, मार्क कर लिया एयर सैक को, एम्ब्रियो की लोकेशन मार्क कर ली, फिर अब होल क्रिएट करना है। होल क्रिएटेड हाफ वे अप द एयर सैक एंड अवे फ्रॉम द एम्ब्रियो। तो डेफिनेटली एम्ब्रियो से परे हो, और एयर सैक जो बिल्कुल टॉप ब्रॉडर एंड भी होता है उसके तकरीबन सेंटर में करके आप एक निशान लगा लेंगे कि यहाँ पर हमें होल पंच करना है। तो फिर क्या करना है, गनाकुलम इज डिलीवर्ड यूजिंग ए 22 गेज नीडल विच इज 1.5 इंच लेंथी। तो अब ये जो लेंथ है ये इम्पोर्टेंट है, जैसे एग की एज इम्पोर्टेंट है, रूट आइडेंटिफाई करना इम्पोर्टेंट है, और सुराख कहाँ निकालना है उसको वो इम्पोर्टेंट है। इसी तरह ये जो गेज की लेंथ, उसकी नीडल की लेंथ है वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा लंबी नीडल यूज़ करेंगे तो वो हो सकता है आप एम्ब्रियो तक पहुंच जाएं कहीं ना कहीं। तो ये आप जैसे आप देख रहे हैं ये यॉर्क सैक रूट है, तो इसमें 1.5 इंच नीडल है, तो वो मैक्सिमम भी जाएगी तो यहाँ तक ही आएगी, वो आगे तक पीस नहीं करेगी। ठीक है, तो इसमें जो आपने नोट करना है, ये याद करना है, वो यही कि जो नीडल की गेज और उसकी लेंथ है दैट इज़ इम्पोर्टेंट। अगर आपने ये गलत लिखी होगी तो मैं समझूंगा कि आपको पता ही नहीं था। तो बाकी फिर सिंपली उस रूट से आपने यूजिंग ए प्रॉपर सिरिंज आपने इनोकुलेट कर देना है, वो होपफुली यॉर्क सैक में ही मटेरियल जाएगा। इसमें आपको मैंने कुछ वीडियोस शेयर की हुई हैं, उसमें आप कुछ वीडियोस देखेंगे कि वो वायरस की टेक्निक, इनोकुलेशन की टेक्निक को ज़रा सीखने के लिए लोग क्या करते हैं कि वो वायरस लगाने की बजाय कोई डाई, नीले कलर की डाई, ब्लैक कलर की डाई इनोकुलेट कर देते हैं। उसके बाद फिर एग को बड़े आराम से किसी स्टीराइल पैट्री प्लेट पे, डिश पे ओपन करते हैं और देखते हैं कि वाकई उसी कैविटी में फ्लूइड गया है या किसी और जगह पे गया है। ठीक है, तो ये तरीकाकार होता है टेक्निक को ज़रा इम्प्रूव करने का। तो इसके अलावा फिर अब नेक्स्ट रूट है कोरियो एलेंटॉइक सैक या एलेंटॉइक सैक या कैविटी रूट। तो इसमें डे 9 to 11 है, उसमें 5 to 6 है, तो इसमें 9 to 11 डेज रिक्वायर्ड है एग। फिर अगेन कैंडलिंग करें आप, उसके बाद अब इनोकुलेशन किधर करनी है, 5 to 6 mm अबव द बॉटम मार्जिन ऑफ द एयर सैक। एयर सैक का जो मार्जिन आपने मार्क किया उससे 5 से 6 mm यानी हाफ सेंटीमीटर अबव द एयर सैक लाइन जो है उस पर आपने उसको करना है, मार्क करना है। और फिर आपने क्या करना है, एग को ऐसे अपने सामने रखें कि जो कैंडलिंग करते हुए कि एम्ब्रियो आपकी साइड बिल्कुल सामने हो। उसके बाद आपने उसको रोटेट करना है लेफ्ट या राइट 1/3 टर्न। ठीक है, एम्ब्रियो आपके सामने है तो उसको बिल्कुल आप ऐसे मोड़ें कि वो आपके अपोजिट हो जाए, तो दैट इज हाफ टर्न। तो ये हाफ टर्न और अनटर्न एग के दरमियान में करके 1/3 टर्न बन जाता है। तो उसको आप यानी लेफ्ट या राइट मूव करना है ताकि एम्ब्रियो को आप बचा लें। एम्ब्रियो आपके लेफ्ट या राइट हो जाएगा। उसके बाद आपने एयर सैक के ऊपर 5-6 mm का फासले पर आपने एक होल क्रिएट करना है। तो उसके बाद उस होल में से आपने जनाब ट्यूबरकुलिन सिरिंज यूज़ करनी है। तो ट्यूबरकुलिन सिरिंज जिसको इंसुलिन सिरिंज कहते हैं, ये आपने देखी होगी, बहुत ही छोटी गेज है और इसका वो साइज भी हाफ इंच के हो करीब होता है तकरीबन।
तो वो यानी इतनी लेंथ है कि वो सिर्फ योग कह रहा हूँ एलेंटॉइक कैविटी में ही रहेगी, वो आगे एम्ब्रियो तक नहीं पहुंचेगी। तो अगेन आप अपना जो फिल्ट्रेट है उधर इनोकुलेट कर दें, उसके बाद होल जो है उसको आपने सील करना है विद पैराफिन वैक्स। ये जो मोमबत्ती है उसको भी गर्म करके ऊपर लगा दें, वो भी स्टीराइल होगी और होल को क्लोज कर देगी। तो ये कोरियोलेंटाइक सैक रूट मैंने बताया। जो कैम रूट है ये थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट है, इसमें आपको जरा मैं इमेज दिखा के इसको समझाता हूँ कि इसमें आपने एक तो सबसे पहले आपने ब्रॉडर एंड जो है उसके सेंटर में एक होल क्रिएट करना है, फिर उसको आपने साइड वाइज रख देना है एग को, और साइड उसके बाद एम्ब्रियो जो है वो ऊपर आ जाएगा जैसे ये नज़र आ रहा है। तो जिस जगह पे एम्ब्रियो है वो आपने उसके बिल्कुल ऊपर करके जस्ट एक निशान लगाना है, ठीक है। इसको एक निशान लगा के, तो ये जैसे आपको ये ड्रॉप वाइज नजर आ रहा है, ये करते क्या है कि एक जो होल है वो आपने ब्रॉडर एंड पे लगाया जो कि आपको इधर नजर आ रहा है, और एक होल आपने एम्ब्रियो के बिल्कुल ऊपर करके एग शेल में होल क्रिएट करना है। और ये जो होल है इधर आपने नॉर्मल सलाइन, स्टीराइल नॉर्मल सलाइन के कुछ ड्रॉप्स आपने इनोकुलेट करने हैं। तो वो ड्रॉप्स करते क्या हैं बेसिकली, वो जो एग शेल के नीचे एग शेल मेम्ब्रेन है और उसके नीचे जो एग कोरियोलेंटाइक मेम्ब्रेन है वो डिटैच हो जाती है एग शेल मेम्ब्रेन से, ठीक है। कोरियोलेंटाइक मेम्ब्रेन एग शेल मेम्ब्रेन से डिटैच हो जाती है जब आप ये नॉर्मल सलाइन ऐड करेंगे। तो उस डिटैचमेंट के बाद आपने क्या करना है, वो जो साइड वाइज होल है उधर से आप कोई भी सिरिंज उसके आगे ज़रा ट्यूब सी लगी हो उसको उस होल से पास करके आपने सक करना है, यानी कि एक बार की तरफ उसका प्लंजर जो है स्ट्रिंग का वो करना है। उससे क्या होगा, एक आर्टिफिशियल ए सैक बन जाएगी इस ऊपर वाले पॉइंट पे, क्योंकि एग के जो स्ट्रक्चर है वो इस तरफ को पिचक जाएंगे और इधर ये जो जगह है वो नीचे हो जाएगी। नॉर्मल एग में जिसमें होल नहीं क्रिएट किया वो बिल्कुल ऐसे बराबर होगी, लेकिन जब आप इसको पंच करेंगे विद रबर ट्यूबिंग तो वो नीचे को बैठ जाएगी, वो जगह बन जाएगी कि आप उस जगह पे बाद में आप एक और सिरिंज लें, तकरीबन इंसुलिन सिरिंज ही, और उसको आप 45 एंगल पे आप ऐसी इस तरह उसमें आप वायरस इनोकुलेट कर दें। तो उससे होगा क्या कि वो वायरस कैविटी में नहीं जाएगा, वो सिर्फ कोरियोलेंटाइक मेम्ब्रेन के ऊपर रहेगा। तो इस रूट से इनोकुलेट करने का जैसे मैंने पहले बताया एक खास मकसद होता है कि आपने चेक करना है कि पॉक्स बने हैं नहीं बने हैं। तो अल्टीमेटली वायरस जो है उसने इस कैविटी के अंदर ही ग्रो करना है जिस कैविटी की ये मेम्ब्रेन है, यानी कोरियोलेंटाइक कैविटी। तो ये मैंने तो आपको 3 रूट जो हैं आपको एक्सप्लेन किए, ठीक है। तो ये आप इसको पढ़ेंगे, वीडियो को दोबारा पढ़ें सुने और आपको समझ आ जाएगी। तो बाद में ये जो एक है यह है कि आपने इनोकुलेट कर दिया, वायरस ग्रो कर वो कर गया, आप चेक करना है कि वो एग जो फ्लूइड है उसमें वायरस है भी कि नहीं। तो उसको इसके लिए आपको करनी पड़ती है वायरस हार्वेस्टिंग, कि आपने फ्लूइड निकालना कैसे है। तो बाकी ये चीज़ें बड़ी सिंपल हैं, उसको आप पढ़ेंगे तो आपको नज़र आए, ये सारी मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। तो आज आप पढ़ेंगे तो बड़ा आराम से आप इसको समझ लेंगे। लेकिन मेन चीज़ जो बताने वाली है वो ये कि ये एक मेथड का हार्वेस्टिंग का प्रोसीजर उन्होंने बताया जो कि कोरियोलेंटाइक सैक रूट है। तो ये इस तरह ये एम्ब्रियो है, इधर आपने इनोकुलेट किया वायरस जैसे पहले एक्सप्लेन किया। उसके बाद हार्वेस्टिंग जो करनी है उसमें क्या करना है आपने, तो प्रॉपरली ग्लव्स वगैरह पहन के आप उसको यानी कि यूज़ करें क्योंकि वायरस कंटेमिनेशन हो सकती है। तो सबसे पहले एग शेल रिमूव कर देंगे, एग शेल के बाद नीचे एग शेल की मेम्ब्रेन आएगी वो रिमूव करेंगे। तो फिर एक स्टीराइल फोर्सेप के साथ आपने क्या करना है, ये जो अब नीचे कोरियोलेंटाइक कैविटी की मेम्ब्रेन है उसको आपने फोर्सेप से ज़रा नीचे को प्रेस करना है हल्का सा, ठीक है, ताकि एग शेल मेम्ब्रेन और इस मेम्ब्रेन के दरमियान एक इस तरह की कैविटी बन जाए, ठीक है। उसके बाद आपने इस मेम्ब्रेन को पंक्चर करना है। तो क्या होगा, कोरियोलेंटाइक फ्लूइड जो नॉर्मली बहुत ही वाइट कलर का होता है वो निकलेगा और इस कैविटी में फिल हो जाएगा। तो उसको आप आराम से सिरिंज की मदद से आप उसको सक कर सकते हैं, जो कि हार्डली कह लें 1 ml 2 ml होगा, तो बहुत ज़्यादा नहीं होता।
तो 100 माइक्रोलीटर जनरली इनोकुलेट करते हैं, तो उससे आपको 2-3 ml भी मिल जाए फ्लूइड तो वो काफ़ी होता है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं कि यू हैव हार्वेस्टेड दी कोरियो एलेंटाइक फ्लूइड या एलेंटाइक फ्लूइड, और उसको उसके अंदर होपफुली वायरस होगा, अगर ग्रोथ किया होगा तो उसको फिर आप चेक कर लेते हैं बाय डिफरेंट मेथड, वो हम नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो एक स्टेप वाइज प्रोसेस है, ये आपको ज़रा पता होना चाहिए कि कैसे हम वायरस प्रोसेस किया, कैसे हमने फिल्ट्रेट को इनोकुलेट किया, किस रूट से किया, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। वायरस इनोकुलेट हो गया तो उसको हार्वेस्ट कैसे करना है, उसका मतलब क्या होता है। तो ये एक रूट का हार्वेस्टिंग मेथड है, हर रूट का हार्वेस्टिंग मेथड डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। तो लेकिन मैं उसमें नहीं जा रहा आपकी डिटेल में, आपको सिर्फ एक इनोकुलेशन के 3 मेथड बताए मैंने, लेकिन हार्वेस्टिंग सिर्फ एक मेथड यानी कि कोरियो एलेंटाइक सैक रूट इनोकुलेशन के बाद हार्वेस्ट कैसे करना है उसका मेथड ये डिस्क्राइब किया हुआ है। तो होपफुली आपको ये समझ आ जाएगी। और बाकी जो कोई क्वेश्चन हो तो आप बाद में भी कर सकते हैं, मैंने एक एग्ज़ाम लेना है तो इसलिए टाइम भी ख़त्म हो रहा है, तो